गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में अध्याय 3 और संरक्षण के तहत समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में और उनके आगे पादप रोगों के बारे में, पादप रोग के वर्गीकरण के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो पादप रोग होती है वो फैलने का कार्य करती है और किस तरीके से फसलों को नुकसान करने का कार्य करती है। तो उसके बारे में हम आप लोग से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं समन्वित कीट प्रबंधन होती क्या है। तो समन्वित कीट प्रबंधन ऐसे आप देखे होंगे या आप जानते हैं कि इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया गया था कि बहुत सारे ऐसे फसलों में रोग लगते हैं, जैसे खरपतवारों के कारण जो पौधे हैं उसको नुकसान झेलना पड़ता है, कीटों के द्वारा नुकसान हमें फसलों में नुकसान झेलना पड़ता है और रोगों के द्वारा भी हमें फसलों में नुकसान झेलना पड़ता है। ये जो रोग होते हैं फसलों को पूरी तरीके से सफाचट कर जाते हैं और उसी तरीके से जो कीट होते हैं वो पूरी तरीके से पौधों को सफाचट कर जाते हैं और जो खरपतवार होते हैं विशेष तौर पर पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो इस तरीके की जो क्रिया होती है उनके लिए हमने पढ़ा है कि उसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है, उसका नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है। तो हमने कुछ विधियों के बारे में आप लोगों को बताया था कि उस विधियों के द्वारा हम थोड़ी थोड़ी करके हम क्या कर सकते हैं, उन पौधों में खरपतवार की रोकथाम, रोगों का रोकथाम और विशेष तौर पर कीटों के द्वारा भी रोकथाम हम कुछ विधियों के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को मैंने बताया था कृषक विधि के बारे में, ठीक है, जैविक विधि के बारे में, भौतिक विधि के बारे में और रासायनिक विधि के बारे में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विशेष तौर पर जो खरपतवारों के कारण फसलों को हानि होती है, रोगों के कारण फसलों की हानि होती है और विशेष तौर पर कीटों के कारण जो फसलों को नुकसान झेलना पड़ता है, इस सभी क्रियाओं के लिए एक सुचारू रूप से एक क्या बोला जा सकता है कि उसको एक सुचारू रूप से एक समेकित विधि के द्वारा उपयोग करना आपका क्या कहलाती है, एक समन्वित कीट प्रबंधन कहलाती है। एक क्या कहलाती है, समन्वित कीट प्रबंधन कहलाती है। एक साधारण सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि जितने भी रोग हैं कीटनाशकों के द्वारा जो हम कीटों को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, शाकनाशकों के द्वारा जो हम खरपतवारों को नियंत्रण करने या रोकथाम करने का कार्य करते हैं, इन सभी युक्तियों को एक सुचारू रूप से एक विधि के द्वारा उपयोग करना आपका कहलाती है समन्वित कीट प्रबंधन। आपका क्या कहलाती है, समन्वित कीट प्रबंधन। ये जो कीट है, रोग है और खरपतवार है, विशेष तौर पर एक क्या बन गई है, संबंधित समस्याओं के रूप में उत्पन्न हो गई है। एक संबंधित समस्याओं के रूप में क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई। खरपतवार संबंधित, कीटों संबंधित और रोगों संबंधित एक पूरी तरीके से फसलों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसकी रोकथाम करना अति आवश्यक होता है। जिसकी रोकथाम करना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। और जो कृषक जो होते हैं इनकी रोकथाम के लिए विविध रूप से एक क्या कहते हैं, विधिवत रोकथाम की जो क्रियाएं होती है उनको करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से विधिवत रोकथाम करने का कार्य करते हैं, जैसे खरपतवारों को नष्ट करने का काम, कीटों को फसलों को कीटों से बचाने का काम, ठीक है, और तीसरा है आप रोगों से भी फसलों को बचाने का जब आप कार्य करते हैं तो विशेष तौर पर एक शाकनाशी का उपयोग करते हैं, रासायनिक दवाइयों के रूप में, भौतिक क्रियाओं के रूप में और जैविक क्रियाओं के रूप में बहुत सारी क्रियाएं करके क्या करते हैं और कृषक विधियों के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं करके उन सभी जो परेशानियां उसको नष्ट करने का काम करते हैं, समाप्त करने का काम करते हैं। लेकिन हम उसे विधिवत रूप से नहीं कर पाते हैं। विधिवत रूप से क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्या है, जब हम खरपतवार को नष्ट करने का काम करते हैं तो उससे हमें और नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारे नुकसानों को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जैसे कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के शाकनाशक उपयोग करते हैं तो खरपतवार तो नष्ट हो जाती है, ठीक है, खरपतवार नष्ट हो जाती है। उसमें विशेष तौर पर हमें क्या होती है, धन खर्च भी करना पड़ता है, हमें बहुत सारे धन खर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि खरपतवार को नष्ट करते हैं तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो शाकनाशक उपयोग करते हैं विशेष तौर पर खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है और वो जो शाकनाशक होते हैं वो हमारे फसलों को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। यदि हम उसको बिना जानकारी अधिक मात्रा में खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम
डालते हैं तो हमारे फसलों को भी नुकसान करने का कार्य करती है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए, फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए विधिवत बहुत सारे रासायनिक दवाइयों का हम क्या करते हैं, छिड़काव करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ क्या होती है, खरपतवारों को नष्ट करने के साथ साथ हम पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के रासायनिक दवाइयों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें बहुतायत में धन खर्च होती है। बहुतायत में क्या होती है, धन खर्च होती है। तो ये एक हिसाब से हमारे लिए एक संबंधित समस्याएं बन जाती है, एक जटिल समस्या बन जाती है, जिसका समाधान करना अति आवश्यक होता है, जिसका समाधान करना एक अति आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कृषक होते हैं विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का, विशेष तौर पे कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का, रासायनिक शाकनाशियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये जो होते हैं विषैले कीटनाशक होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं क्या होते हैं, एक विषैले पदार्थ के रूप में होते हैं, एक विषैले कीटनाशकों के रूप में होते हैं, विषैली शाकनाशियों के रूप में होती है। ये जो होती है ये व्यापक रूप से अंधाधुंध अनुचित रूप से प्रयोग करने के कारण ये क्या होती है, मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। मनुष्यों के साथ साथ क्या करती है, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, और इससे मृदा प्रदूषण भी होने लगता है। इससे क्या होती है, मृदा प्रदूषण भी होने लगता है। तो इस तरीके से अनुचित मात्रा में, अनुचित रूप से प्रयोग जो हो रही है दवाइयों को, उसकी रोकथाम के लिए, एक उचित ढंग से उसको प्रयोग करने के लिए सरकार ने एक समेकित कीट पद्धति अपनाई। सरकार ने क्या अपनाई है, समेकित कीट पद्धति अपनाई है, जिसके स्वरूप हम जो भी विधि अपना रहे हैं, जो भी विषैले कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, हम उसको उचित रूप से प्रयोग करके जो मृदा प्रदूषण हो रही है, जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रही है, जो पशुओं को नुकसान पहुंचा रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रबंधन है, ये सरकार के द्वारा अपनाई हुई प्रबंधन है। इसको हम एक समेकित कीट पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में हम इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में हम इसे आईपीएम के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में हम इसे क्या बोल सकते हैं, आईपीएम पद्धति के नाम से भी बोल सकते हैं। ये जो पद्धति है, सरकार ने 1991 में सुचारू रूप से समेकित पद्धति को चलाने के लिए विभिन्न जगहों पर 26 एक समेकित कीट प्रबंधन के रूप में इसकी स्थापना की। 26 कीट प्रबंधन के रूप में क्या की, इसकी स्थापना की, और सुचारू रूप से इसे चलाने के लिए और कृषकों को जागरूक कराने के लिए इनके केंद्रों को क्या किया गया, स्थापित किया गया। इनके केंद्रों को स्थापना की गई, क्योंकि जो कृषक होते हैं विशेष तौर पर जागरूक नहीं होते हैं, और अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, पौधों को उपजाऊ बनाने के लिए, मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर अलग अलग प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करते हैं, और उसकी विशेष तौर पर जानकारी न होने के कारण उसको और नुकसान झेलना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने एक समन्वित कीट प्रबंधन लागू की, और अलग अलग जगहों पर जहां विशेष तौर पर नुकसान हो रही है, उस तरीके से ये 26 अलग अलग स्थानों पर क्या किए कि एक कीट प्रबंधन समिति बनाकर, एक समेकित कीट पद्धति बनाकर उनके केंद्रों को स्थापना की गई। उनके केंद्रों की क्या की गई, स्थापना की गई। और ये जो केंद्र समेकित कीट प्रबंधन प्रणाली है, वो अनेक फसलों जैसे कि गन्ना, दाल, तिलहन, ठीक है, धान, सब्जियां, कपास के कीट होते हैं, रोग होते हैं, सर्वेलेंस होते हैं। तो विशेष प्रकार के उनमें जो बीमारियां होती हैं, उसकी समुचित मात्रा में उन कीटनाशक दवाइयों को उपयोग करके उन सभी बीमारियों को रोकथाम करने के लिए ये पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, ये हो गया आपका एक समन्वित कीट प्रबंधन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आईपीएम या समेकित कीट पद्धति। ये हो गया आपका समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं पादप रोग के बारे में। जो पादप रोग होती है वे विशेष तौर पर पौधों के रोगों की उपस्थिति और उसके लक्षणों से हमें क्या करती है, ज्ञात कराती है। उसके लक्षणों को हम क्या करती है, बताने का कार्य करती है। वो होती है पादप रोग। वो क्या होती है, पादप रोग। मतलब विशेष तौर पर जो पौधों में रोग लग जाते हैं,
ठीक है। तो रोग लगने की उपस्थिति और उनमें जो लक्षण दिखाई देती है उनकी हमें जानकारी प्रदान करने का जो कार्य होती है वो पादप रोग से होती है। यानी पादप रोग हम बोल सकते हैं जो हमें फसलों में रोग लगते हैं तो उसकी स्थिति का हम निर्धारण करते हैं कि या हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और विशेष तौर पर उसके लक्षण किस तरीके से उसकी जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो होती है आपका एक पादप रोग। वो क्या होती है? पादप रोग। यानी जो लक्षण होते हैं रोग लगते हैं वो क्या होते हैं पौधों पर विशेष तौर पर जो लक्षण होते हैं रोग लगते हैं कई दिनों के बाद हमें क्या होती है पता चलती है। कई दिनों के बाद कृषक को पता चलती है और कृषक आमतौर पर जो कृषक होती है उस रोग उस लक्षण के प्रकट होने की कुछ दिन बाद उनमें क्या करती है उनका उपचार करने के लिए विशेष तौर पर विभिन्न तरीके से कीटनाशक दवाइयों का क्या करती है उपयोग करती है। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करती है और जब वो कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के प्रारंभ करती है तो विशेष तौर पर जो पादप रोग होते हैं वो पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से पूरी फसलों में क्या होने लगती है फैल जाती है। और जब हम उसका छिड़काव करते हैं तो जो भी हम कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं एक मान सकते हैं अधिकांश तौर पर वो एक व्यर्थ पद्धति के रूप में क्या हो जाती है व्यर्थ उपचार के रूप में वो जो क्रिया होती है वो व्यर्थ चली जाती है। क्योंकि जब भी हम ये पादप रोग फैल जाती है तब भी हम उसका छिड़काव करते हैं क्योंकि हमें विशेष तौर पर उसकी जानकारी नहीं प्रदान होती है। तो हम जब छिड़काव करते हैं तो हमारे लिए पूरी तरीके से क्या हो जाती है व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि ये जो पादप रोग होते हैं विशेष तौर पर पौधों के अंदर पनपने वाले रोग होते हैं। विशेष तौर पर क्या होते हैं पौधों के अंदर पनपने वाले रोग होते हैं और ये विशेष तौर पर उनके रोग के फैलने के प्रकार के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो ये बीजों से फैलने वाले पादप रोग होते हैं, ये मृदा से फैलने वाले पादप रोग होते हैं और ये हवा से फैलने वाले पादप रोग के रूप में होते हैं। बीजों से किस तरीके से फैलते हैं? जो अशुद्ध बीज होते हैं जो अशुद्ध बीमारियों के साथ ग्रसित बीज होते हैं वो उस क्या कहते हैं पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और बीजों से उत्पन्न जब बीजें अंकुरित होती है तो पूरी तरीके से फसलों में क्या होने लगती है धीरे धीरे फैलने लगती है और फैलकर पूरे पौधों को नष्ट करने का कार्य करती है। और जब भी हम इसमें छिड़काव करने का कार्य करते हैं तो ये जो हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि जो कीटनाशक दवाई होती है सिर्फ ऊपरी भाग में ही हम उसका छिड़काव कर सकते हैं और अंदरूनी भागों तक वो जो कीटनाशक दवाई है नहीं जा पाती है तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है व्यर्थ हो जाती है। पूरी तरीके से वो पौधों को छिड़काव करने से पहले ही पौधों को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होती है आपका पादप रोग। ये क्या होती है आपका पादप रोग। और पौधों में विभिन्न तरीकों से अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया कवक और वायरस जो होते हैं वो फैलने लगते हैं और अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। अलग अलग पौधों के लिए क्या होती है अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया तीनों तरीके से बीजों से फैलने वाले पादप रोग। मृदा से फैलने वाले जो पादप रोग होते हैं वो जो पादप रोग होते हैं मृदा में घुलित जो पादप रोग के कण होते हैं सूक्ष्म कण होते हैं वो मृदा में पूरी तरीके से घुले हुए होते हैं। क्योंकि ये किस तरीके से होते हैं ये क्या होती है हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाती है जो रोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं और दूसरे स्थान के मृदा में क्या हो जाते हैं घुलनशील हो जाते हैं और वही मृदा में पनपते रहते हैं। उन्हीं मृदा में क्या होते रहते हैं पनपते रहते हैं। और ये जो पादप रोग है विशेष तौर पर क्या होते हैं पौधों को खाकर और पौधों पर ही रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो रोग होते हैं इनके जो कण होते हैं पौधों को खाकर ही और पौधों को नष्ट कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। अपना जीवन चक्र ये क्या करते हैं फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया मृदा से फैलने वाले। फिर हवा से फैलने वाले वो भी वही उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से हवा से फैलने के बाद मृदा में वो पादप रोग लग जाते हैं। तो हवा और मृदा दोनों एक ही कारण हो जाती है ना। हवा से फैलने के बाद ही मृदा में वो रोग उत्पन्न होते हैं। या विशेष तौर पर जब हम फसलों को कटाई करते हैं तो वो पहले वाले पौधों में जो रोग लगे होते हैं उनके जो कण होते हैं मृदा में गिर जाते हैं। कटने के समय वो मृदा में क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं और मृदा में ही वो क्या होते हैं चिपक कर रहते हैं। और जब भी हम उस मृदा पे या उस क्षेत्र पे हम पौधा
उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करने का कार्य करते हैं या बुआई करने का काम करते हैं, तो उस मृदा से फसलों में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है और फसलों को नष्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं पादप रोग का वर्गीकरण। जो पादप रोग का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। पहला है आपका कवक फफूंदी, कवक या फफूंदी, दूसरा है आपका जीवाणु, तीसरा है आपका विषाणु। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक तादाद में जो फैलने वाले पादप रोग है वो विषाणु के रूप में ही होते हैं। वो क्या होते हैं, विषाणु के रूप में होते हैं। विषाणु के रूप में इसलिए होते हैं क्योंकि आप देख रहे हो अभी हमारा जो भारत देश है विशेष तौर पर एक विषाणु से ग्रसित है जिसका नाम है कोरोना वायरस। जिसका क्या नाम है, कोरोना वायरस। वो भी एक विषाणु है और उनके जो कण होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते और अलग अलग तरीके से अलग अलग लक्षणों के रूप में क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और ये जो विषाणु होते हैं अगर एक बार संक्रमित रूप से फैलने लग जाते हैं तो इसको नष्ट कर पाना असंभव होता है, यानी इसको नष्ट करने में बहुत अधिक हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कवक फफूंदी के बारे में। कवक फफूंदी आपने देखा होगा घरों में, आप देख सकते हो कि विभिन्न सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होती है, टमाटर होते हैं या कुछ फल वगैरह होते हैं, उसमें कभी कभी फफूंदी लग जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है, फफूंदी लग जाती है। तो ये फफूंदी जो होते हैं विशेष तौर पर जो पौधे होते हैं उनमें कटाव होने के कारण या उनके पौधों के भाग में छील जाने के कारण उन्हीं के थ्रू ये क्या होते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पूरी तरीके से फसलों को नष्ट करने का काम करते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर पनपते रहते हैं और एक विशेष अवसर का देखते रहते हैं और एक विशेष अवसर आने पर ये पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरे पौधों में फैलने लगते हैं और तीव्र गति से क्या होने लगते हैं, फैलने लग जाते हैं और पूरी तरीके से पौधों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। पूरी तरीके से क्या करते हैं, पौधों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से पौधों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और उसी तरीके से इनके जो लक्षण होते हैं वो जो होते हैं वायुमंडल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इनके जो बीजाणु होते हैं वायुमंडल में घुलनशील, भूमि में और जल में, ठीक है, भूमि, जल और मृदा में उपस्थित होते हैं, जिससे क्या करते हैं, पूरी तरीके से फसलों को नुकसान करने के लिए कार्य करते हैं। और हर जगह इनके जो लक्षण होते हैं विशेष तौर पर आप देखे होंगे कि कभी कभी पौधों में आप उसके लक्षणों को देखते होंगे, पत्तियों में सफेद धब्बे, काले धब्बे के रूप में, पीले धब्बे के रूप में, बड़े बड़े धब्बे के रूप में, या पौधों में आपने देखा होगा पत्तियों में या उनकी जड़ों में या तनों में चूर्ण के रूप में वहां क्या होती है, एकत्रित हो जाती है। चूर्ण के रूप में वहां क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। या कभी कभी वो सड़न के रूप में भी आपको दिखाई देती है, यानी उनका जो भाग होता है वो सड़ने लग जाता है, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। ये जो है मैं बताया हूँ वो उनके पूरी तरीके से लक्षण के रूप में आते हैं। ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, लक्षण के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाणु। जीवाणु जो होती है ये भी एक अलग तरीके से हम बोल सकते हैं अविकसित वनस्पति के रूप में होती है। ये अलग तरीके से क्या होती है, अविकसित वनस्पतियों के रूप में होती है और ये भी पौधों के रंध्र के द्वारा अंदर की ओर क्या होते हैं, पौधों के अंदर जाकर वृद्धि करती है। यानी ये भी जिस तरीके से जो कवक फफूंदी होती है वो पौधों में कटाव या छिलन हो जाने का उनके अंदर प्रवेश कर जाती है, उसी तरीके से जीवाणु जो होते हैं ये कटाव या छिलन हो जाने पर उनके अंदर प्रवेश कर जाते, पौधों के अंदर प्रवेश कर जाते और उनके जो बीजाणु होते हैं वायुमंडल में घुलनशील, ठीक है, और भूमि और जल और मृदा में उपस्थित होते हैं। भूमि, जल और मृदा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और पौधे के अंदर एक उचित वातावरण उत्पन्न होने के साथ साथ ये भी क्या होती है, तीव्र गति से फैलने लगते हैं, क्रियाशील होने लगते हैं। तीव्र गति से क्या होने लगते हैं, फैलने लगते हैं और क्रियाशील होने लगते हैं। और ये पौधों में धब्बे के निशान के रूप में, बड़े बड़े धब्बे के निशान के रूप में, या तो पौधों के तनाव को या उनकी पत्तियों को में उनकी पत्ती जब सूखी हो जाती है तो उनके लक्षण के रूप में हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा पौधों में कई पौधे ऐसे होते हैं जो तीव्र गति से क्या होने लगते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है सूखने लग जाती है, उनमें विशेष तौर पर धब्बे आपको दिखाई देते हैं, तो वो होती है जीवाणु के लक्षण। नेक्स्ट है आपका विषाणु। ये जो विषाणु होती है यह प्रोटीन कोष से आच्छादित होती है, ठीक है, प्रोटीन कोष से क्या होती है, आच्छादित होती है और न्यूक्लिक एसिड के रूप में ये बना होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या होती है, ये बनी होती है और इनके जो कण होते हैं अति सूक्ष्म
सूक्ष्म कण के रूप में होते हैं। इनको हम सिर्फ दूरबीन की सहायता से ही हम देख सकते हैं। इनके जो कण होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, दूरबीन की सहायता से हमें ये दिखाई दे सकती है। ये जो होते हैं ये पौधे के किसी भी भाग में, पौधे के किसी भी भाग में जो सजीव भाग होते हैं उसको तीव्र गति से क्या करने लगती है, संक्रमित करने का कार्य करती है। उसको तीव्र गति से क्या करने लगती है, संक्रमित करने का कार्य करने लगती है। नेक्स्ट देखिए विषाणु का प्रसार और फैलना। तो ये किस तरीके से पौधों में फैलने का कार्य करती है, किस तरीके से पौधों को फैलकर नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, आगे आएगी हम देखते हैं। सबसे पहले भूमि। तो जिस तरीके से जीवाणु और कवक जो होते हैं, है ना, वो मृदा में, वायुमंडल में पानी के थ्रू क्या उपस्थित होकर पौधों को नुकसान करने का कार्य करते हैं, उसी तरीके से भूमि में भी उपस्थित सूत्रकीमीय फफूंदी के रूप में क्या होती है, फैलने लगती है। सूत्रकीमीय फफूंदी के रूप में क्या होने लगती है, फैलने लगती है। और तंबाकू विषाणु इसी प्रकार से फैलने लगता है। जो तंबाकू विषाणु होती है उसी तरीके से भूमि में फैलने लगती है। नेक्स्ट है आपका स्पर्श के द्वारा। नेक्स्ट है आपका स्पर्श के द्वारा, ठीक है। तो स्पर्श के द्वारा किस तरीके से होते हैं, जो अशुद्ध पौधे होते हैं, स्वस्थ जो बीमार से ग्रसित पौधे होते हैं, जो बीमारी से ग्रसित पौधे होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रभावित जो पौधे होते हैं वो दूसरे स्वस्थ पौधों के संपर्क में आने से ये विषाणु को फैलाने का कार्य करती है। जो विषाणु होती है अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में फैल जाती है, यानी फैलने का कार्य करती है। जड़ों के द्वारा, ठीक है, जड़ों के द्वारा किस तरीके से होगा, जिस तरीके से भूमि में उपस्थित सूत्रकीमी जो होती है, फफूंदी होती है, वो क्या करती है, जो विषाणु को फैलाने का कार्य करती है। तो जब भूमि में विषाणु जो फैलती है तो उस भूमि में जब हम पौधों का उत्पादन करते हैं, पौधों को बुआई करने का काम करते हैं, तो उन पौधों से वो क्या होती है, जड़ों में, उन भूमि से वो क्या होती है, जड़ों में क्या होती है, जड़ों के अंदर प्रवेश करने लग जाती है और जड़ों को भी वो पूरी तरीके से विषाणु ग्रसित करने लगती है, ठीक है। और जड़ों के द्वारा एक जो पौधे एक दूसरे से स्पर्श हुए रहते हैं, तो जड़ों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में भी वो विषाणु ग्रसित होने लगती है। तीसरा, चौथा है आपका बीजों तथा कण के द्वारा। जो बीज होते हैं अशुद्धियों के कारण, बीमारों से ग्रसित, रोग ग्रसित होने के कारण, जो बीज और कण होते हैं उनके कारण भी जो विषाणु होती है वो फैलने लगती है। जो विषाणु होती है वो क्या होने लगती है, फैलने लगती है। उपरोपण के द्वारा। तो उपरोपण के द्वारा किस तरीके से फैलती है, वनस्पतिक प्रवर्धन के विधियों के द्वारा। जब उपरोपण का कार्य किया जाता है तो वनस्पतिक प्रबंधन होती है, तो वनस्पतिक प्रबंधन की जो विधियां होती है उनके द्वारा भी ये जो विषाणु होते हैं, ये जो विषाणु होते हैं वो फैलने का कार्य करती है। वो जो विषाणु होते हैं वो क्या करती है, फैलने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका परागण के द्वारा। तो परागण के द्वारा किस तरीके से फैलता है, परागण की क्रिया करने से जो पराग होती है, पराग के साथ विषाणु फैलने लग जाती है। पराग के साथ विषाणु जो होती है वो फैलने लग जाती है, जबकि जो परागण है वो रोग ग्रसित होती है। जो परागण है वो रोग ग्रसित होती है और रोग ग्रसित पौधों से वो स्वस्थ पौधों में क्या होने लगती, फैलने लगती है। रोग ग्रसित पौधों से क्या होने लगती, स्वस्थ पौधों में फैलने लगती है। नेक्स्ट है आपका खरपतवार या अन्य परजीवी द्वारा। तो विशेष तौर पर कई ऐसे खरपतवार होते हैं वो भी विषाणु ग्रसित होती है, और कई ऐसे परजीवी होते हैं जो भी विषाणु ग्रसित होते हैं, विषाणु को फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से खरपतवार या अन्य परजीवी के द्वारा भी विषाणु क्या होती है, फैलने लग जाती है। लास्ट है आपका कीटों के द्वारा। तो कई कीट ऐसे होते हैं जो विशेष तौर पर विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, ठीक है, विषैले और पदार्थ छोड़ते हैं और एक विषाणु ग्रसित वो होते हैं। तो इस तरीके से भी कीटों के द्वारा भी जो विषाणु होते हैं वो फैलने का कार्य करती है, ठीक है। कीटाणु जो होते हैं वो फैलने का कार्य करती है। ये हुई आपका आज का हमारा टॉपिक, एक समन्वित कीट प्रबंधन के रूप में, ठीक है, कि समन्वित कीट प्रबंधन क्या होती है उसके बारे में आप लोग को बताया गया। एक पादप रोग कि किस तरीके से जो पादप रोग होती है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीकों से फैलने का कार्य करती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।